अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 11 की एक्सरसाइज 11.3। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास जो है ना वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये आपके पास बेसिकली चांस का नाम है कि किसी इवेंट के अकर होने का आपके पास कितना चांस होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जब एक कॉइन थ्रो किया जाता है, बच्चे जब खेलते हैं कॉइन को थ्रो करते हैं, तो उसमें इवेंट्स क्या होते हैं, हेड और टेल, 2 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करें कि हमारे पास हेड के आने के कितने चांस हैं, तो हमारे पास जो टोटल इवेंट होते हैं वो डिवीजन में आ जाते हैं। और जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं कि उसको अकर करना चाहिए, जैसे हेड, तो वो 1/2 है। ठीक है, इसी तरह टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। इसी तरह अगर आप एक डाइस ले लें, डाइस जो लूडो का दाना होता है जिससे बच्चे खेलते हैं, उसके ऊपर 6 तक नंबरिंग होती है, तो वो 1 to 6 तक ये सारे आपके पास इवेंट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास 2 आ जाए, तो जाहिर है 2 आपके पास पूरे 1 से 6 तक एक 2 होगा सिर्फ, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी कहेंगे कि 1/6, क्योंकि 6 जो है वो टोटल आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये और जो है वो समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन में, अ लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम दी वर्ड अल्लाह। ठीक है, एक अल्लाह वर्ड है, अल्लाह में से आपने एक वर्ड को सिलेक्ट करना है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा, देखिए ये आपके पास एक वर्ड है अल्लाह। अब इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5। आपने एक लेटर की बात कर रहे हैं, एक लेटर यहाँ से आपने, ये देखिए ना यहाँ लिखा है आ लेटर, एक लेटर आपने यहाँ से पिक करना है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वर्ड जो है, वो लेटर जो है वो वॉवल हो। तो अब जब वॉवल की बात की गई है, तो वैसे अगर एज की जैसे बात की जाए, तो देखें पूरे इन 5 अल्फ़ाबेट्स में एक एज है, तो मैं एज की प्रोबेबिलिटी 1/5 लिख दूंगी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वॉवल की, तो वॉवल आपने बताने हैं कि कितने हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है कि आपके पास, पहले हम अपना वर्ड लिख लेते हैं कि वर्ड हमारे पास ये है, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक वॉवल की जो है वो आने की, वॉवल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या कितना चांस है कि जो लेटर आप पिक करेंगे इसमें से वो वॉवल हो। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमने ये करना है कि लेट ई बी द इवेंट दैट लेटर इज वॉवल। ये थोड़ा सा हमने बता दिया कि ई लेट कर रहे हैं कि हम, कि ये एक ऐसा इवेंट है कि उसमें हम जो पिक करें वो लेटर वो क्या हो, वॉवल हो। तो ई की हम इस तरह से सेट बना लेते हैं कि इसमें कितने वॉवल हैं वो लिख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो वॉवल जो है वो आपके पास 2 हैं, वो ए है, ये लिख दिए। ठीक है, तो एन ऑफ ई लिखेंगे हम। देखिए यहाँ से ना आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2/5 आंसर, लेकिन आप इसको अगर प्रॉपर वे में करेंगे तो ठीक है, आपको उसके मार्क्स भी मिलते हैं। इन चीज़ों के नंबर होते हैं कि आप प्रॉपर वे में करें, पूरा फार्मूला लगा के लिखें। ठीक है, सबसे पहले बताएं ई क्या है। ई का, ई हमारा वो इवेंट होता है जो पूछा गया हो, वॉवल है। या फिर आप इसको शॉर्ट में बहुत शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो यूँ लिख दें कि ई और वॉवल, बस यूँ लिख लें चलें। ठीक है, कि ई जो है वो वॉवल को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ 2 वॉवल आ गए सेट के अंदर। अब नंबर ऑफ ई का मतलब है कि आपके पास सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 हैं। ठीक है, और एन ऑफ एस है, तो एस आपकी सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या होती है, तो सैम्पल स्पेस आपके पास ये है कि टोटल आपके पास यहाँ पर कितने लेटर्स थे। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 है, तो एन ऑफ एस का मतलब हो गया कि ये 5 है हमारे पास, टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास 5 है। अब हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि इवन नंबर आ जाए, सॉरी हमारे पास वॉवल आ जाए। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि हमारे पास कोई वॉवल आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वॉवल्स हैं इवेंट के अंदर, जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं कितने हैं, वो 2 हैं और टोटल सैम्पल स्पेस 5। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फिर बता रही हूँ कि इसको बच्चे डायरेक्ट भी यहाँ से 2/5 लिख देते, तो आप इसको इस तरह से प्रॉपर वे में करें। एक दफ़ा ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी ना, तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा इसको बार बार करना। जैसे अभी हम सेकंड इसका पार्ट देख रहे हैं, तो आप देखें अपनी बुक पे सेकंड पार्ट है कि एच आ जाए। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड पूछा गया है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एच आ जाए, तो हम यहाँ पे उसी तरह से करेंगे कि एच लेट कर लेते हैं कि ई अब हमारा इवेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एच आ जाए। ठीक है, या इसको आप लिख लें लेट ई बी द इवेंट दैट आउटकम इज एच होनी चाहिए आउटकम। तो चले फिर अब आप बता दें कि एज कितने हैं आपके पास। तो यहाँ पे अगर मैं ई के अंदर सेट में इसको लिखूँ तो ये एक ही एज था, क्योंकि हमारे पास वर्ड क्या चल रहा है, वर्ड चल रहा है, आपने वर्ड अपना याद रखना है, अल्लाह चल रहा है, तो इसके अंदर एज एक ही है। तो फिर एन ऑफ ई क्या हुआ, 1। एन ऑफ एस, पूरे इस क्वेश्चन में एन ऑफ एस तो सेम रहेगा, क्योंकि एक ही सैम्पल स्पेस है ना, 5 नंबर्स हैं तो 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी पार्ट 2 में, 1/5। तो ये बस आपका आंसर है, ये इतना सा था। ठीक है, ई को आपने बस बता देना है कि ये क्या है, ये हमारे पास इवेंट होगा जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखें। इसमें है एल, यानी कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एल आ जाए। ठीक है, तो अगर ई आपका इवेंट है जो एक एल को शो करे, ठीक है, तो एन ऑफ ई क्या होगा, यानी कि यहाँ पहले आप सेट में भी बता दें कि ये हमारे पास एक नंबर आ रहा है सिर्फ। देखिए ये वर्ड था हमारा, तो ये सॉरी एक नहीं है बल्कि ये हमारे पास 2 हैं, एक नहीं है 2 आ रहे थे, एल हमारे पास 2 आ रहे हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ई क्या हुआ, इवेंट में कितने हैं, 2 एल आ रहे थे। तो एन ऑफ एस फिक्स्ड है 5। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके इवेंट की क्या हुई कि एल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 2/5, क्योंकि 2 एल आ रहे हैं आपके इस वर्ड में। 4 पार्ट और कंसोनेंट, कंसोनेंट का मतलब क्या होगा कि ई लेट कर लें इवेंट है कि आ कंसोनेंट। कंसोनेंट आपके पास क्या होता है, इसको आप लिख लें वर्ड्स या अल्फ़ाबेट, सॉरी अदर देन वॉवल। वॉवल के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये आपको पता है कंसोनेंट्स कहते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास वर्ड तो सिर्फ ये है ना, हम सारे अल्फ़ाबेट्स की बात तो नहीं कर रहे। तो इसके अंदर वॉवल को छोड़ के आपके पास कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो वॉवल आप इनमें से निकाल दें। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास जो वॉवल हैं वो हमारे पास ए आ रहा था, ठीक है, तो ए निकाल दें, ये और ये 2 वॉवल थे आपके पास, इनको निकाल दें, तो रिमेनिंग में फिर ई में आपके पास क्या रह जाएंगे लेटर्स, एल एंड एच। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा कि आपके पास अदर देन वॉवल है। ई में इतने 3 इवेंट्स आ गए, तो फिर एन ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ 3 आ गया, और एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस में तो 5 थे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ई 3/5। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, इसमें है अ गारमेंट
factory shipped an order which contained 7,000 jackets, 2,000 स्वेटर्स हैं, ठीक है, एंड 3,000 ट्राउज़र्स हैं। 3 डिफरेंट जो हैं वो आइटम्स हैं। इन विच 7 ट्राउज़र्स, 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर्स आर फॉल्टी। ये आपने याद रखना है कि ये उनकी टोटल स्ट्रेंथ है, जैकेट्स की, स्वेटर्स की और ट्राउज़र की। लेकिन नेक्स्ट में ये कहा गया कि इन 7,000 जैकेट्स में से 7 ट्राउज़र, 5 जैकेट्स, 9 स्वेटर्स ये फॉल्टी हैं, ठीक है, ख़राब है। इफ़ द क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपैक्ड 1 आइटम एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब एक क्वालिटी इंस्पेक्टर है, ठीक है, उसने एक को अनपैक्ड करना है, एक एटम वो उठाएगा, ठीक है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आप बताएं कि ट्राउज़र कि उसने जिसको ओपन किया है या जिस पैक को उसने उठाया था वो ट्राउज़र था। तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ हम फॉल्टी की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल जो है वो ट्राउज़र्स की बात कर रहे हैं, ओवरऑल ट्राउज़र्स की। तो वो कोई भी हो सकता है। नंबर ऑफ़ ट्राउज़र्स आपके पास 3,000 है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसका हम पहले डाटा लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 7,000 जैकेट्स हैं, ठीक है, 2,000 स्वेटर्स हैं और 3,000 जो हैं वो ट्राउज़र्स हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो मैं जैकेट्स को बार बार नहीं लिखूँगी, जे लिख दूँगी, स्वेटर्स को एस और ट्राउज़र को मैं टी लिख रही हूँ। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे हम फॉल्टी लिख देते हैं। हमारे पास कितनी है, तो 7 ट्राउज़र्स आपके पास फॉल्टी हैं, ठीक है। ये सारा डाटा आपके क्वेश्चन से आ रहा है। 5 जैकेट्स जो हैं वो फॉल्टी हैं और 9 स्वेटर्स फॉल्टी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जैकेट्स जो हैं वो 7,000 हैं। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो लिख लेते हैं, वो क्या है, ट्राउज़र, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था और उसमें आपको बताया कि ई आप इवेंट लिया करें, ठीक है, लेट कर लें ई को कि ई जो है वो इवेंट है। क्या इवेंट है कि वो ट्राउज़र है। तो वैसे मैंने इसको ई ले लिया, ई हम लोग इवेंट को लिख रहे होते हैं इसलिए ये ले लिया, वरना जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि आप टी भी लिख सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ये इसकी जगह पे, ठीक है। तो एन ऑफ ई फिर क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ ट्राउज़र्स थे, ठीक है। तो ट्राउज़र्स को हमने यहाँ पे बताया कि ये 3,000 थे, ठीक हो गया। अब एन ऑफ एस टोटल सैम्पल स्पेस, यानी कि टोटल आइटम्स कितने थे आपके पास सारे मिला के, तो वो आपके पास 7,000, 2,000 एंड 3,000 सारे आप यहाँ बताएंगे। तो ये हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये 12,000 हो गए, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी के ट्राउज़र आ जाए, ठीक है, क्या होगी, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये क्या बनेगी हमारे पास 3,000 डिवाइडेड बाय 12,000। 300 से कैंसिल कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम। तो इसको आप 3 4 12 करके 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के आपके पास जो अनपैक्ड किया जाएगा वो एक ट्राउज़र है, उसकी प्रोबेबिलिटी है टोटल में से 1/4, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट 2 है, या आप देख लें, नॉट आ जैकेट, कि वो जैकेट नहीं ना हो, ठीक है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें जैकेट की और उसको 1 में से माइनस कर दें, इस तरह भी ठीक है, बाज़ स्टूडेंट्स इसको ऐसे करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ई इवेंट है नॉट आ जैकेट,
तो फिर ई के अंदर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ई क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर जैकेट नहीं है तो वो ट्राउज़र भी हो सकता है और स्वेटर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे स्वेटर्स को भी लिखूँगी और इसमें मैं जो है वो ट्राउज़र्स को भी ऐड करूँगी। ये आपने याद रखना है। बस जैकेट्स नहीं लेनी, नॉट अ जैकेट, जैकेट नहीं लेनी। ट्राउज़र हो जाए, ट्राउज़र 3000 थे और स्वेटर्स 2000 थी, यानी कि ये हो सकते हैं दोनों, हम इनको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5000 हो गए एन ऑफ ई, और एन ऑफ एस तो आपके पास वही है फिक्स्ड 12000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कि आपके पास जो अनपैक्ड किया गया है वो जैकेट ना हो, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5000, यानी कि वो बेशक आपके पास जैकेट हो जाए या सॉरी स्वेटर हो जाए या ट्राउज़र हो जाए, जैकेट ना हो तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये 5/12, तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है थर्ड पार्ट, आ फॉल्टी आइटम, कि वो फॉल्टी आइटम हो, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको क्वेश्चन में याद है तो फॉल्टी आइटम्स क्या थे हमारे पास, ये हम दोबारा लिख लेते हैं। 7 ट्राउज़र्स थे, ठीक है, 5 जैकेट्स थे और 9 स्वेटर्स थी, ये थे हमारे पास फॉल्टी। तो अब अगर हम अपना इवेंट ये ले रहे हैं कि आ फॉल्टी हो जाए, फॉल्टी आइटम, तो फॉल्टी में तो ये तीनों आएंगे, तीनों शामिल हैं ना। तो फिर आप एन ऑफ ई क्या लिखेंगे, 7 + 5 + 9, यानी कि ये 7 ट्राउज़र, 5 जैकेट और 9 स्वेटर्स, ये सारे शामिल होंगे फॉल्टी में। तो ये आपके पास जो टोटल बन जाएंगे वो हैं ये 21 बन रहे, ठीक है, एन ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट योर इवेंट इज़ अ फॉल्टी आइटम, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। यहाँ हमने एन ऑफ एस नहीं बताया, तो यहाँ पर फिर लिख लेते हैं। एन ऑफ एस आपका वही है 12000, क्योंकि वो फॉल्टी हैं और जो नहीं है फॉल्टी वो सारे एक ही जगह पड़े हैं, तो वो टोटल 12000 है, उन्हीं के बीच में से ये निकालने हैं। तो 21 ओवर आपके पास 12000 आ जाएगा। तो इसको सेम टेबल से कैंसिल कर लें, जैसे 3 के टेबल से कर लें, या आप इसको डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं, डिवाइड कर लें। चलें आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर व्हील इज डिवाइडेड इनटू दी 8 इक्वल सेक्टर्स। एक नंबर व्हील है स्टूडेंट्स जो कि 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। ये मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है, लेबल्ड एज। देखिए नंबर व्हील का मतलब ये है कि आपने देखा होगा ये इस तरह की एक गेम होती है, ऐसे एक व्हील है, उसको 8 पार्ट्स में ऐसे करके ना ऐसे डिवाइड किया गया, ऐसे करके 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर पार्ट के अंदर ये वाले वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है, लेबल्ड एज, लेबल्ड किया गया उनको। पेंसी, लिली, ऑर्चिड, ट्यूलिप, जासमीन, रोज, मैरी गोल्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है, इसके अंदर सारों के नाम, फ्लावर्स के नाम लिखे गए हैं, ठीक। अब ये खेलने का क्या तरीका है, यहाँ पर ना एक इस तरह करके पॉइंटर सा लगा हुआ होता है। अब इसको आपने एक तरफ से ना पकड़ के ऐसे एक राउंड देना होता है, घुमाना होता है, और फिर आप उसको छोड़ दें, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, और फिर वो रुक जाता है। तो हमने ये चेक करना है कि ये पॉइंटर किसके ऊपर आ रहा है, यहाँ जो आपने लेबल किए हैं फ्लावर्स के नेम उसमें किस में आ रहा है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि मास स्पिन्स द व्हील वंस, एक दफ़ा उसने स्पिन किया, एक ही दफ़ा घुमाया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी।
तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पॉइंटर है स्टॉप एट रोज के ऊपर स्टॉप करता है। तो यहाँ पर जितने भी ये फ्लावर्स नेम लिखे हुए हैं वो ऑफ कोर्स वन है, वन टाइम ही लिखे हुए ना। ये जो 8 फ्लावर नेम है या 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, इसमें हर सेक्टर में जिस फ्लावर का नेम लिखा गया है वो वन टाइम है। जैसे अभी रोज़ की बात हो रही है ना, तो रोज़ यहाँ पर कहीं एक ही जगह पर लिखा हुआ। अगर रोज़ एक ही जगह पे लिखा हुआ है तो स्टॉप एट रोज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/8। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं प्रॉपर वे में। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट है स्टॉप्स एट रोज। तो उसी तरह से आप कर लें कि ई आपका इवेंट है, स्टॉप्स एट रोज। तो एन ऑफ ई कितने थे हमारे पास, पूरा वो जो टोटल 8 सेक्टर में डिवाइडेड है उसमें सिर्फ एक जगह पे रोज है, तो फिर ये आ जाएगा कि 1 है आपके पास सिर्फ। और या अगर आप इसको सेट में भी लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे ना रोज, तो ये एक ही फूल का नाम है, एक आ गया। ठीक है, और एन ऑफ एस टोटल सैम्पल स्पेस कितनी थी, यानी कि कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, तो 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हुई कि रोज आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, 1/8। तो ये इस तरह से था। ठीक है, अब है एन, नेक्स्ट है आपके पास इसका कि स्टॉप एट 4 लेटर फ्लावर नेम। अब आपकी जो दूसरा पार्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 4 लेटर फ्लावर नेम आ रहा है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट इवन बता रही हूँ कि स्टॉप्स एट किस पे स्टॉप करेगा, आप 4 लेटर फ्लावर नेम। तो ये आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा कि आपने ये बताना है कि जो आपको यहाँ पे इसको देख लें, जहाँ जो यहाँ पर आपको फ्लावर्स के नेम दिए गए हैं ना, इनमें कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके नेम में 4 लेटर्स आ रहे हैं। तो देखें, एक तो ये है, ठीक है, एक, और दूसरा ये रोज़ हो गया, लिली रोज़ 2 है। सिर्फ 2 ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके नाम में 4 लेटर्स आ रहे हैं। तो फिर एन ऑफ ई क्या हुआ आपके पास आ जाएगा इसमें, चले मैं लिख देती हूँ, रोज़ लिख लें आप और इसको लिली लिख लें, यानी कि ये 2 नेम आ रहे थे। तो फिर एन ऑफ ई क्या हुआ, ये एन ऑफ ई नहीं होगा बल्कि ये सैम्पल स्पेस है। एन ऑफ ई इवेंट की सैम्पल स्पेस है। ठीक है, एन ऑफ ई कितने हो गए, 2, और एन ऑफ एस टोटल सैम्पल स्पेस कितनी थी, 8। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 2/8, 1/4 यू कैन से। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपका स्टॉप डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड। ठीक है, डज नॉट स्टॉप, तो इसको कर लेते हैं ई डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड। ठीक है, तो सिर्फ अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मैरीगोल्ड पे ना आए। नॉट है ना, डज नॉट, तो मैरीगोल्ड के अलावा तो कुछ भी आ सकते हैं। तो फिर एन ऑफ ई में आपके पास क्या आ जाएंगे, सारे फ्लावर्स नेम आ जाएंगे सिवाय मैरी गोल्ड के, ये याद रखना है। तो वो फिर कितने होंगे, टोटल 8 थे, 8 में से ये निकाल दें, एक तो 7 हो गए ना। तो आप बेशक इनको ऐसे सेट के अंदर भी सारों को लिख लें। जैसे मैं सबके नाम तो नहीं लिख रही, लेकिन मैं ये अल्फ़ाबेट लिख देती हूँ। फर्स्ट वाला ये पेनिसी लिली के लिए एल लगा दिया मैंने, ऑर्चिड, ट्यूलिप, जास्मीन, और क्या है, रोज़ है, और मैरीगोल्ड तो हम नहीं लिख रहे, और सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर की जगह ये आ गया। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। तो एन ऑफ ई 7 हो गया। एन ऑफ एस हमारे पास 8 था। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इस इवेंट की, वो एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस होगी, जो कि आपके पास 7/8 है। तो ये यहाँ पर मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि कुछ बच्चे इसको यूँ भी कर सकते हैं, जैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि
मैरीगोल्ड की निकाल लें प्रोबेबिलिटी। मैरीगोल्ड की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे और 1 में से आप माइनस कर दें मैरीगोल्ड की प्रोबेबिलिटी, तो भी आंसर सेम होगा। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे करते हैं, ये भी ठीक है। 1 में से 1 दरअसल टोटल प्रोबेबिलिटी होती है सारे सैम्पल स्पेस की, उसमें से अगर मैं मैरीगोल्ड की निकाल दूंगी तो बाकी रिमेनिंग की आ जाएगी, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 पार्ट आप देखें। 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि स्टॉप्स एट अ 3 लेटर फ्लावर नेम। तो 3 लेटर फ्लावर नेम पर आपने अगर स्टॉप करें, तो अगर आपके पास बुक होगी, आप देखें कोई भी ऐसा फ्लावर नेम नहीं है जो कि 3 लेटर्स पर हो। ये देख लें, चलें, यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्लावर नेम नहीं है जिसके 3 लेटर्स हों, मिनिमम 4 लेटर्स वाला है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इवेंट हमें कहा जा रहा है कि 3, यहाँ लिख लेते हैं लेटर फ्लावर नेम, ठीक है। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ ई क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कुछ भी नहीं था। जैसे आप कहते हो ना कि इस सेट के अंदर क्या आ जाएगा, तो इस सेट के अंदर ये खाली सेट है, कुछ भी नहीं आया, तो फिर इसको आप 0 कहेंगे, कोई इवेंट नहीं है। तो फिर आपके पास जो n ऑफ s था वो तो 8 था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपका इवेंट है वो क्या होगा, 0/8 विच इज़ 0, ठीक है। ये इस तरह से आपका 4th पार्ट हो गया। अच्छा, 5th पार्ट में स्टॉप एट अ फ्लावर नेम। तो 5th पार्ट भी लिख लेते हैं कि इवेंट क्या है, स्टॉप्स एट आ फ्लावर नेम। तो ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए फ्लावर नेम पे रुके, फ्लावर नेम पे। तो फिर इसमें तो आपका जो ई सेट है ना, उसमें ऑल फ्लावर नेम आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑल फ्लावर आ जाएंगे क्योंकि ये तो है ही फ्लावर्स का सेट। तो फिर एन ऑफ ई कितना हुआ, 8 की 8 फ्लावर नेम है और एन ऑफ एस भी 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट स्टॉप एट अ फ्लावर नेम इज एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस एंड यू विल गेट 1, the whole property based probability basically, ठीक है। तो probability of the event is stop at a flower name is 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो 4 है डेकागोनल डाई लेबल्ड, एक जो है वो डेकागोनल लेबल्ड डाई लेबल्ड है इन नंबर्स के साथ। ये सारे एक डाई के ऊपर नंबर मैंशनड है। इज रोल्ड, उसको फेंका गया है, ठीक है। वंस, एक दफ़ा। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग आ 4। तो 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये टोटल आपकी सैम्पल स्पेस है, ठीक है। इसमें आप कितने नंबर्स हैं हमारे पास, तो 4, 6, 7, 8, 11, ठीक है। ये हमारे पास 11 आ रहे हैं, ठीक। नो सॉरी 10 नहीं है, हाँ 10 है, 10। ये हमारे पास 10 आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसी तरह से ना आप इसको करते जाएं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, मैं उसी तरह से लिख रही हूँ कि इवेंट क्या है हमारे पास कि आप 4 आ जाए, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप देखें तो जो सेट है आपके पास, उसमें फिर ई में क्या आ जाएंगे इवेंट्स के, 4 आ जाए। तो 4 तो आपके पास 4 है, ठीक है। तो फिर एन ऑफ ई क्या हुआ, 4। और एन ऑफ एस जो टोटल थे आपके पास के टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास इवेंट्स हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास है 10। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा कि एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। तो 4/10 जो कि 2/5 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के नंबर हमारे पास 4 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सारे सेम क्वेश्चन है इसी तरह। एन इवन नंबर, इवेंट आपके पास क्या है कि एन इवन नंबर, कोई इवन नंबर आ जाए।
तो इवन नंबर यहाँ से आप अपनी बुक से देखें कितने इवन बन रहे हैं। तो इवन में ये 4 तो आएंगे ना, 4, ये 5, 6, 7, तो 7 इवन नंबर हैं। तो एन ऑफ, आप बेशक इसको सेट में भी लिख लें, तो ये नंबर ऑफ इवन जो है वो 7 है। तो यहाँ पे एन ऑफ एस भी बता देते हैं 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हुआ, 7/10। बस ये आपका इसका आंसर है सेकेंड पार्ट का। अच्छा, थर्ड देखते हैं, इसमें क्या है, अब मल्टीपल, ठीक है, ई क्या इवेंट हम ले रहे हैं, आ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल हो। तो ये आप ज़रा देखें यहाँ से, 4 के मल्टीपल का क्या मतलब है। तो 4 के मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि 4 के टेबल में जो आपके पास आ रहे होंगे उनको आपने बताना है, मल्टीपल हैं 4 के, ठीक है। तो 4 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, ये सब मल्टीपल हैं 4 के, क्योंकि 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 नंबर ये और 2 ये, तो 6, ये टोटल आपके पास 6 बनते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ सेट के अंदर लिख देती हूँ कि मल्टीपल ऑफ 4 में हमारे पास ये आएंगे, ठीक है। एन ऑफ ई 6, ये अगर आप सेट में लिख लिया करें तो ये ज़्यादा अच्छा है, आपको पता चल जाएगा कि कितने हमने और कौन कौन से नंबर लिए हैं। तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ये 6 आ गया। एन ऑफ एस तो आपके पास 10 था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ गया 6/10। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई आपके रिक्वायर्ड इवेंट की। नेक्स्ट है 4 पार्ट, नॉट 7, ई नॉट आ 7, 7 नहीं आना चाहिए। तो 7 अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो 7 सिर्फ एक है आपके पास। अगर 7 ना लें तो कोई नंबर भी आ सकता है, तो रिमेनिंग तो फिर आपके पास क्या हुए ना, हम यहाँ सेट में लिख लेते हैं। अदर देन 7 हम सारे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया, ये इसमें 7 नहीं है। तो इसको अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास 9 बन रहे हैं, क्योंकि 7 एक ही निकाला है ना हमने। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 10, और इस तरह से ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की बनेगी 9/10। नेक्स्ट 5th पार्ट देखते हैं, एन ऑड नंबर। अब हमारा इवेंट क्या है, एन ऑड नंबर। तो आप देखें, मैं इसमें से जो गिवन थे इसमें से सारे ऑड नंबर लिख रही हूँ। ये ऑड है और ये, ठीक है, ये ऑड नंबर थे हमारे पास। तो ऑड नंबर का हम क्या लेंगे, कितने हैं, ये 3 हैं। तो एन ऑफ ई बता दें आप, 3 हैं, ठीक है। एन ऑफ एस 10 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, जो कि होगा 3/10। तो ये आपका 5th पार्ट हो गया इसका। सिक्स पार्ट में है आप प्राइम नंबर। ई इवेंट क्या है, आ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर आपने याद रखना है, प्राइम नंबर का सेट वो सेट होता है जिसमें ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और किसी के टेबल में वो नहीं आते। तो प्राइम नंबर का सेट फिर क्या बना आपके पास, ये 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7। तो बाज़ बच्चे इसमें 9 कहते हैं, 9 तो 3 के टेबल में भी आता है ना, तो 11, ये इस तरह का होता है। तो ई के अंदर हम फिर कौन से लिखेंगे, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो है इनमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो इनमें आपके पास प्राइम होगा 5, 5, 2 ये हो जाएंगे, 7, 3 नंबर सिर्फ प्राइम नंबर हैं। तो इनको आप लिख लें, ये हमारे पास प्राइम है इस सेट के अंदर, जो कि सेट हमें गिवन है। इस सेट के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर जो हैं वो 3 हैं सिर्फ। तो एन ऑफ ई फिर कितना हुआ, 3, एन ऑफ एस 10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 3/10। अब ये है एलसीएम ऑफ 4 and 8। तो आपने
एलसीएम बताना है 4 और 8 का। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इवेंट ई होगा, मतलब इस सेट के अंदर वो आ जाएगा जो एलसीएम होगा 4 और 8 का। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ 4 और 8 का एलसीएम निकालती हूँ। जो एलसीएम होगा ना वो आपने अपने फिर सेट में देखना है, एस सेट में देखना है कि वो कितने एलसीएम आ रहे हैं आपके पास 4 और 8 के, वो जितने होंगे वो यहाँ लिख देने। तो एलसीएम आपको निकालना आता है। एलसीएम होता है आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट। तो अगर आप इस तरह रख के करते हैं ना तो वो डायरेक्ट आ जाएगा, सारा ही आ जाएगा। तो इसको आप एलसीएम कहते हैं। जब ये 1 1 हो जाता है ना तो इतना जितने नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये आपके पास 8 आ गया। इसका मतलब मुझे देखना है कि एलसीएम जो है 4 और 8 का वो 8 है। तो अपने सेट के अंदर देखना है कि कितने 8 आ रहे हैं। अब आप क्वेश्चन पे आए तो कितने 8 आ रहे थे 2, तो यहाँ हम लिख देते हैं। इसमें आपने स्टूडेंट्स मिस्टेक नहीं करनी, 4 नहीं लिख देना। एलसीएम की बात हो रही है तो एलसीएम तो 8 है ना, 4 तो नहीं है ना, तो फिर 8 आपके पास ये आ जाएंगे। तो फिर एन ऑफ ई क्या हुआ आपके पास 2, एन ऑफ एस 10, और फिर पी ऑफ ई क्या हो गया 2/10, और यू कैन से 1/5। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो गई एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 की। नेक्स्ट एलसीएम के बाद HCF। तो अब हमारा इवेंट क्या आ रहा है HCF ऑफ 4 एंड 8। तो 4 और 8 का HCF, तो पहले हम HCF इसका निकाल लेते हैं 4 और 8 का, फिर हम उसको ई सेट के अंदर लिख देते हैं कि वो कितने हैं। अब आपको तो पता है कि 4 और 8 का आपने कैसे निकालना है। 4 और 8 ऐसे लिख लें, 4 को आप 2 क्रॉस 2 कहते हैं, 8 को आप 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 कहते हैं। ठीक है, अब HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है कॉमन। देखो ये कॉमन था, एक आ गया, ये कॉमन था, एक और आ गया। अब ये यहाँ पर तो 2 है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, तो बस ये इनके अंदर ये ही कॉमन है, यानी कि 4 इनमें कॉमन है। जब 4 कॉमन आ रहा है या HCF हमारे पास 4 और 8 का क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हमने ये देखना है कि हमारे सेट के अंदर कितने 4 मौजूद हैं। ठीक है, कितने 4 हैं, तो ये 4 4 हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये HCF की बात हो रही थी कि ई के अंदर आप ई सेट के अंदर HCF लिख दें 4 और 8 का। तो 4 और 8 का पहले हमने HCF बताया, इसको भी आप अपने बुक पर या पेपर पे साइड पे करेंगे क्योंकि ये रफ वर्क नहीं है, आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। यहाँ आप बताएंगे कि HCF 4 आ रहा था और ये इतने पड़े हुए थे हमें गिवन सेट के अंदर। तो एन ऑफ ई जो है वो 4 ही आ रहे हैं, काउंट करें ना 4 है। तो एन ऑफ एस हमारे पास 10 है। तो इस तरह से जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन रही है वो हो गई 4/10, तो 2/5। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं 9 ई। हमारे पास इवेंट है फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर हो। ठीक है, तो 12 का फैक्टर का मतलब क्या है कि फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से अपने क्वेश्चन में से ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 12 को डिवाइड करें। फैक्टर जो होते हैं ना आपके पास स्टूडेंट्स, इसको आप रिकॉल कर लें कि फैक्टर्स का क्या मतलब है। फैक्टर्स का मतलब है जो 12 को डिवाइड करेंगे। तो 12 को 4 डिवाइड करता है और 6 डिवाइड करता है, तो ये टोटल कितने हो गए 5 नंबर आपके पास हो गए। यहाँ हम लिख लेते हैं जो 12 को डिवाइड करें। ये सारे थे जो हमने उस सेट में से लिख लिए जो 12 को डिवाइड करें या फैक्टर हैं 12 के। तो एन ऑफ ई आपके पास आ जाएगा 5, एन ऑफ एस था 10, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ गई 5/10, 1/2। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है।